मैं तो भाई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था यार, ओडीआई सीरीज चालू हो फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी आएगी, तो बहुत सारा क्रिकेट है आगे। इंडिया इंग्लैंड का तो देखो फर्स्ट गेम है ना, ये विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में होगा। ये नागपुर में है स्टेडियम। नागपुर का जो स्टेडियम है, इसकी आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे अभी कोई लेटेस्ट मैच हुए नहीं है। 2019 2017 यहीं पे टेस्ट मैच वनडे होते थे। उस टाइम पे यहाँ पे रन उतने ज़्यादा बनते नहीं थे, स्पिनर्स गेम में आते थे। पर टेस्ट मैच में मान के हम चल सकते हैं कि यार थोड़ी सी स्पिन विकेट रही होगी, इसलिए स्पिनर्स गेम में आते हैं। ओडीआई के अंदर भी स्पिनर्स को ऐसा उतने विकेट नहीं मिलते थे, पर रन स्कोरिंग 250 260 यहीं पे आसपास रहती थी। जब से आईपीएल का देखो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ है, सारे स्टेडियम को रेनोवेट करा है, अच्छी बैटिंग सरफेस बनाई है, तो मे बी ये भी हो सकता है नागपुर की विकेट को भी इम्प्रूव कराओ। तो जो भी पिच रिपोर्ट होगी वो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन रहना और टॉस के टाइम पे सब एक्टिव रहना। जितना मैंने आपको जैसा बताया पिच रिपोर्ट पिछली जो बताऊं तो स्पिन फ्रेंडली, थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली, हल्का सा 250 260 वाला स्टेडियम रहता था पहले। अब ये कैसा है इसका हमें जब पिच रिपोर्ट आएगी ना तब एग्जैक्ट पता चलेगा। अगर मैं जो भी लोअर मैचेस होते हैं कि यार रणजी वनजी के वो बता दूंगा तो उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मैच जब होता है ना तो एक इंटरनेशनल क्वालिटी के हिसाब से पिच तैयार होती है। तो जो भी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट होगी, ग्राउंड डायमेंशन होंगे, वेदर कैसा है, ये सारी बातें आपको कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लेना। तो अब हम देखो डायरेक्ट चलते हैं मैचअप्स के ऊपर। तो मैं सबसे पहले जैसे आपको पता है स्क्रीनशॉट आ चुका है, तो इंडिया इंग्लैंड के मैचअप से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो इंग्लैंड के पेसर्स और स्पिनर्स का जैसे आपको पता है हम अलग अलग करके समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए ना। तो इंग्लैंड की साइड से देखो आर्चर, मार्कवुड, फिर बेरेडन कार, शाकिब महमूद, ओवरटन, एटकिंसन, तो काफ़ी सारे पेसर्स हैं। पर पहले गेम को देखते हुए मेरे को लग रहा है मार्कवुड खेलेगा, बेरेडन कार्स तो भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, ओवरऑल खेलेगा, आर्चर खेलेगा, तो ये तीन तो डेफिनेटली खेलने मानने हैं। इसके अलावा जेमी ओवरटन की अगर टीम में जगह बनती है तो ऑलराउंडर बेसिस पे ये भी खेल सकता है। बाकी शाकिब महमूद, एटकिंसन, इनके कम चांस हैं, बाकी इंग्लैंड के ऊपर है खिलाए ना खिलाए। तो देखो जैसा आपको दिख रहा है ना, आर्चर की साइड से बहुत सारी लाइन्स जा रही हैं। अब ये लाइन्स देखो, इन चमत्कारी लाइनों का मतलब समझो। अब जो भी आपको स्काई ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना, यानी इस पर्टिकुलर बॉलर ने इस पर्टिकुलर बैट्समैन को थोड़ा थोड़ा परेशान करा है। तो स्काई ब्लू वाली जहां जहां लाइन दिखेगी पूरी वीडियो के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि एक बॉलर ने किसी बैट्समैन को थोड़ी थोड़ी दिक्कतें दी है। जो भी ब्राउन लाइन है इसका मतलब किसी बॉलर को किसी बैट्समैन ने डिफेंसिवली खेला, यानी ज़्यादा रन उस पर नहीं बनाया है, सिंगल डबल या डॉट बॉल में अपनी गेम चलाई है। जहाँ पे भी पिंक लाइन दिखेगी, पिंक लाइन का मतलब कि इस पर्टिकुलर बॉलर की बहुत धुनाई करी उस बैट्समैन ने। जैसा आपको दिख रहा होगा कोहली और मार्कवुड का, यानी कोहली मार्कवुड को अच्छी खासी स्ट्राइक रेट पे अगर रन मारना चाहें तो मार सकते हैं। उसके बाद में रेड लाइन का मतलब, अगर जब रेड लाइन आएगी तो रेड मतलब खतरा, तो लाल जहाँ पे भी दिखेगा यानी उस बॉलर से इस पर्टिकुलर बैट्समैन को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ऐसे आगे जो भी लाइन्स आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो आर्चर की साइड से पूरी इंडियन जो बैटिंग ऑर्डर है ना, अब मेरे को भी नहीं पता यार कौन कौन खेलेगा इंडिया की साइड से। जायसवाल है, गिल है, अय्यर है, राहुल है, कितनों को एडजस्ट करेंगे, अक्षर पटेल है। तो यहाँ पे अक्षर पटेल मेरे को लग रहा है बाहर होना होगा, तो सबसे पहले भाई अक्षर की जगह पे जडेजा खेलेंगे, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दो दो तो खिलाएगी नहीं टीम इंडिया। और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट बात, तो देखो आर्चर ने रोहित को थोड़ी सी दिक्कत दिया, कोई मेजर दिक्कत नहीं है। रोहित शर्मा ने आर्चर को टेस्ट में भी खेला है, वनडे में भी एक बार खेला है, T20 सीरीज में भी खेला है, लेकिन मैचअप ऐसे डिटेल में अवेलेबल नहीं है। आउट करा है पर उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने लेस के साथ ब्लू लाइन ड्रॉ करी है कि यार थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है पर मेजर दिक्कत कोई नहीं है। उस तरह सेम शुभमन गिल को भी आर्चर ने यार टेस्ट सीरीज जब हुई थी ना 2000 आई थिंक जब ये गए थे, वहाँ पे आर्चर ने आउट करा था शुभमन गिल को, 2 बार आउट करा था लगातार, और बॉलें भी कम थी। फिर उसके बाद T20 में भी शुभमन गिल को आउट करा था आईपीएल के अंदर, एक बार डेथ में करा था जब शुभमन गिल नया नया आया था, और एक बार स्टार्टिंग में। मतलब ऐसे मैचअप इसके भी अवेलेबल नहीं है शुभमन गिल के साथ, लेकिन शुभमन गिल को इसने आई थिंक 7 या 6 पारियों में 4 बार अपना विकेट दिया है। तो यार 6 बार में कोई आपको 4 बार आउट कर रहा है ना, इसका मतलब थोड़ी तो दिक्कत है। तो इसलिए मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ करी है, थोड़ी तो दिक्कत है पर मैचअप डिटेल में अवेलेबल नहीं है। प्लस टेस्ट मैच के वो मैचअप थे 2, और एक तो मैचअप था कि यार एकदम एंड में आके कि डेथ में जब शुभमन गिल स्टार्टिंग में बैटिंग करता था तब का मैचअप है। तो यानी जो मैचअप है वो भी बहुत पुराने हैं, तो इतने डिटेल में भी नहीं है, ताज़ा कोई मैचअप नहीं है। तो इसलिए
पुराने मैचअप को देखते हुए थोड़ा सा परेशान कर रहा है, पर लेटेस्ट कोई भी नहीं है, तो इसलिए मैंने लेस लिखा है। तो ओवरऑल अगर आप आर्चर को समझोगे तो देखो, पांड्या आर्चर को सिंगल डबल में खेलता है, पर T20 सीरीज में भाई अच्छा वाला धोया भी था, लेकिन बॉलें उतनी ज़्यादा खेली नहीं थी, पर हाँ छक्के वक्के मारे थे। उसके बाद में जडेजा टाइप का जो बैट्समैन होता है वो भी आर्चर को सिंगल डबल में खेलने का ट्राई करता है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं लोअर ऑर्डर में जो बैट्समैन उन्होंने सिंगल डबल में खेला है, केएल राहुल को आर्चर से कोई दिक्कत नहीं है। श्रेयस अय्यर, अब देखो भाई श्रेयस अय्यर जो है ना एक इकलौता बैट्समैन है जिसके ऊपर 4 ब्लू लाइन है। अब इसका रीज़न ध्यान से सुनना, श्रेयस अय्यर की जो पता है लेटेस्ट कमजोरी थी ना, वो थी बाउंसर्स के खिलाफ, और जो भी एक्सट्रीम पेस पे जो भी बॉलर बाउंसर डाल सकता है ना, लाइक हैरिस राउफ हो गया, लाइक आर्चर एक्सट्रीम पेस है भाई, ब्रेंडन कार्स 140-45, मार्क वुड 150, तो ये बॉलर क्या करते हैं, श्रेयस अय्यर को बाउंसर के थ्रू टारगेट करते हैं, जो उसकी लेटेस्ट कमजोरी थी ना 2023 वर्ल्ड कप, जो भी ओडीआई सीरीज तब खेला था श्रेयस अय्यर, तो वहाँ पे बाउंसरों का बहुत इस्तेमाल करके इसको फंसाया जाता था। इसका रीज़न क्या है, श्रेयस अय्यर जब भी पुल शॉट मारने जाते थे तो यार बहुत गंदी उनकी पोजीशन होती थी, यानी ऐसी पोजीशन थी कि यार वहाँ से कोई भी सही से मार नहीं सकता। ये मैंने बाकी जो भी वीडियोस होती है ना इंटरनेट के ऊपर, जो भी वो वीकनेस बता रहे हो तो वहाँ से समझा, फिर मैंने खुद भी देखा कि भाई ऐसा हो रहा है, मतलब पोजीशन बहुत गलत होती है, मतलब बॉल आ रही होती है तो श्रेयस अय्यर जो देखो जो रिफ्लेक्स वाला बैट्समैन होता है ना वो तेज मतलब निकाल देता है। श्रेयस अय्यर जब तक उसको बॉल को टाइम करने, मतलब बॉल बैट के जब भिड़ने वाली होती है ना तो पोजीशन बहुत ख़राब होती है, वहाँ से जो शॉट श्रेयस अय्यर मारना चाहता है उन बॉलर को वो अच्छे से लगता नहीं है, तो कैच आउट हो जाता है श्रेयस अय्यर। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया श्रेयस अय्यर को, 1 साल हो चुका है, तो देखना पड़ेगा यार अपनी कमज़ोरी को ओवरकम करा है कि नहीं करा। तो जो भी एक बॉलर है ना आर्चर, वुड, जिमी वॉटन और ब्रेंडन कार्स, ये उस पेस के ऊपर वो वाली बाउंसर डाल सकते हैं जो श्रेयस अय्यर को पहले जब वो खेलता था तो ट्रबल करती थी। विकेट भी श्रेयस अय्यर ने ऐसे बॉलर्स को दिए हैं, तो ये 4 ब्लू लाइन इसलिए मैंने ड्रॉ करी है। ये कोई ऐसा नहीं है कि यार कोई गारंटी है कि फिर से श्रेयस अय्यर आएगा फिर से बाउंसर पे आउट होगा, क्योंकि मैंने नहीं देखा ना श्रेयस अय्यर को 2023 की जो भी वनडे थे उसके बाद से। अब देखना पड़ेगा, आईपीएल में भी श्रेयस अय्यर को उतनी बैटिंग नहीं मिलती थी जितनी मिलती थी, तो यार वो उतना उस लेवल के बॉलर और ये वाले बॉलर अलग हैं, तो देखना पड़ेगा श्रेयस अय्यर कैसा खेलेगा। पर मेरा काम है एनालिसिस आपको बताना कि कहाँ किस प्लेयर की वीकनेस थी, तो श्रेयस अय्यर की ये वीकनेस थी पहले, अब देखना पड़ेगा। ओवरऑल अगर मैं बताऊं, देखो कोहली को एज सच कोई मैचअप से दिक्कत नहीं है, पंत को भी कोई एज सच दिक्कत नहीं है, राहुल को भी कोई दिक्कत नहीं है, पांड्या को भी एज सच कोई थ्रेट नहीं है किसी बॉलर से, और जडेजा वही अपना सिंगल डबल करके यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। गिल को एक आर्चर से दिक्कत है, वो भी कोई लिमिटेड मैचअप है, कोई डिटेल में मैचअप है नहीं, तो गिल वाला भी सिचुएशन जब मैच चालू होगा तो हमको देखेंगे ना कि कैसा खेल रहा है भाई। वैसे आपको एक चीज़ बता दूं, बीजीटी में गिल बहुत ही गंदे शॉट मार के आउट हो रहा था, ऐसे शॉट जो किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को, अगर जिसको लोग अच्छा समझते हैं उसको शोभा नहीं देते। अगर आपने मैच देखा होगा तो यार बहुत गलत गलत शॉट, ऊट पटांग जिसे शॉट बोलते हैं ना, मतलब मुंह की बॉल पे एलबीडब्ल्यू बोल्ड हो रहा है, तो ये बीजीटी में हाल थे। लेकिन अब यार इंडिया में मैचेस हो रहे हैं, इंडिया में शुभमन गिल सूट करती है इसको विकेट, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स अच्छे हैं, आर्चर ने इसको ट्रबल करा है, लेकिन बहुत लिमिटेड मैचअप है, बहुत। T20 का एक डेथ का मैचअप है, तो उसको हम ये तो समझ नहीं सकते ना कि यार ये गिल इस पर फिर से आउट होगा। और एक बार वैसे आउट करा है कि यार एक बार आमना सामना हुआ था तो स्टार्टिंग में आउट कर दिया था, मतलब जब गिल ओपनिंग पे खेलता था, और टेस्ट मैच में 2 बार लगातार आउट करा है, 2-2 टेस्ट मैचों के अंदर, पर वो टेस्ट मैचेस थे। यहाँ पे कैसा खेलेगा वो देखना पड़ेगा। तो गिल को थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मैंने देखो आर्चर और रोहित के जो मैचअप है वहाँ पे लेस लिखा हुआ है कि यार थोड़े मैचअप अवेलेबल है, इसलिए मैंने लेस लिखा है। मैच का टाइम क्या होता है मैच में देखेंगे। तो ओवरऑल इंडिया की साइड से देखो कोहली को कोई दिक्कत नहीं है, पंत को कोई दिक्कत नहीं है, राहुल को कोई दिक्कत नहीं है, पंड्या भाई फॉर्म में चल रहा है, जडेजा लोअर ऑर्डर में फिलहाल इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिंगल डबल में स्ट्राइक रोटेट जडेजा कर सकता है जो भी इंग्लैंड के पेसर्स हैं, तो आउट होने वाली सिचुएशन बन नहीं रही। इंग्लैंड की साइड से ब्रेंडन कार्स देखो इंपॉर्टेंट पिक होगा अगर खेला, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो, बैटिंग से भी वैल्यू देता है। मार्क वुड अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो, बॉलिंग सेकंड में तो देखो मैचअप वाइज मार्क वुड का कुछ भी वो नहीं दिख रहा है कि यार इसको लेना है या नहीं लेना, मतलब पक्का वाला पिक नहीं है मार्क वुड। पर अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन जैसा आपको पता है ड्रीम 11 वालों ने बोनस पॉइंट काफ़ी बढ़ा दिए हैं बैट्समैन के, तो अगर मार्क वुड ने 2 विकेट भी ले लिए और जिस बैट्समैन को हम छोड़ रहे हैं वो अगर 40 रन भी बना गया तो मार्क वुड से ज़्यादा पॉइंट देगा, तो इस बात का ध्यान रखना।
और अगर आर्चर बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है तो आर्चर को हम ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग सेकंड में देखो आर्चर का भी कोई वैसा वाला मैचअप नहीं है कि जिसको हम पॉइंट कर सकते हैं ना कि यार ये तो पक्का आउट होगा इसके ऊपर। रोहित शर्मा का बहुत कम मैचअप अवेलेबल है, कोई गारंटी नहीं है। सेम विद शुभमन गिल, आउट करा है पर वो सिचुएशन अलग थी, यहाँ पे अलग है और वो काफ़ी टाइम पहले था। अब देखना पड़ेगा कैसा खेलेगा। कोहली से कोई दिक्कत नहीं है आर्चर को, पंत को भी आर्चर से कोई दिक्कत नहीं है। अय्यर बाउंसर्स पे आर्चर फंसा सकता है, लेकिन अब वाला अय्यर कैसा है, क्या वो फिर से बाउंसर को मतलब ट्रबल हो रही है उसको, तो वो हमको मैच के टाइम पे पता चलेगा। राहुल पांड्या जडेजा, इसको भी आर्चर से कोई दिक्कत नहीं है इनको भी। तो ओवरऑल आर्चर को एज सच किसी भी इंडियन बैट्समैन का विकेट मिलता हुआ ऐसे होता है ना, आर्चर है वो विकेट ले लेगा, ऐसा वाला तो दिख नहीं रहा है। बाकी मैच के टाइम देखेंगे तो बॉलिंग फर्स्ट ऑर्डर आर्चर को ट्राई कर सकते हो, मार्क वुड को ट्राई कर सकते हो, चाहे वो जीएल हो। बेरिडन कास्टो भाई मस्ट पिक है। देखो इंग्लैंड की बॉलिंग साइड से बेरिडन कास्टो एक बॉलर है, अगर खेला तो मैं लेके जाऊंगा, बैटिंग वैल्यू भी देगा। बाकी आर्चर और मार्कवुड का डिपेंड करेगा किस टाइप की विकेट है और इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट कर रही है बॉलिंग सेकंड कर रही है। बॉलिंग सेकंड में दोनों को ड्रॉप करने का चांस ले सकते हो, क्योंकि यार ऐसा कोई मैचअप में तुमको दिख नहीं रहा है ना कि कोई आते विकेट लेने वाला है। बॉलिंग फर्स्ट में लेना हो तो आर्चर को स्मॉल लीग में ट्राई कर लेना, क्योंकि हमारे ओपोनेंट करेंगे। मार्क वुड का बिल्कुल वैसा है किस्मत वाला कॉल कि ले लिया तो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। जेमी वॉर्टन अगर खेल रहा है, अगर इसके 10 ओवर कंफर्म है कि 8 से 10 ओवर ये डालेगा, तो हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग से भी वैल्यू फिर देगा। शाकिब महमूद और एटकिंसन अगर खेले तो बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करने लायक प्लेयर है, बॉलिंग सेकंड वाले प्लेयर नहीं है। तो इंग्लैंड के देखो बॉलर्स में केवल एक बेरिडन कार्स ही है जिसको हम कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग सेकंड में हम इसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी सारे बॉलर बॉलिंग सेकंड लायक तो है नहीं। मैचअप वाइज अगर मैं देखूँ उनकी काबिलियत के हिसाब से देखूं तो बेरिडन कार्ड्स हो गया बॉलिंग सेकंड लाइक पिक, बॉलिंग फर्स्ट में भी कर सकते हैं। आर्चर मार्कवुड ये बॉलिंग फर्स्ट में ट्राइबल पिक है, अगर जिसको लेना है तो बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करना है इनको। आर्चर स्मॉल लीग में हमारे ओपोनेंट लेके आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर ड्रॉप कर रहे हो तो सोच समझ के करना। तो ये तो देखो ओवरऑल हो गए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पेसर के मैचअप। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के स्पिनर्स के मैचअप। तो इंग्लैंड 4 स्पिनर्स के साथ आई है भाई, बिथेल, रूट, लिविंगस्टोन और इनका ये क्या बोलते हैं आदिल राशिद, जो T20 सीरीज में भी था। इंग्लैंड के स्पिनर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आदिल राशिद। तो आदिल राशिद का मैं मैचअप आपको सबसे पहले समझाऊंगा। देखो रोहित शर्मा ने आदिल राशिद को काफ़ी खेला है, विकेट भी दिए हैं, पर सिचुएशन समझ लेना। आदिल राशिद से एज सच कोई थ्रेट नहीं है रोहित शर्मा को कि यार हाथ से नहीं पड़ पा रहा है, बॉल बहुत ज़्यादा वो हो रही है, मतलब समझ लो कि कुछ प्लेयर होते हैं ना हाथ से नहीं पड़ पा रहे, तो ऐसा वाला थ्रेट नहीं है। रोहित शर्मा ने आदिल राशिद को हमेशा सेट होकर विकेट दिया है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, यानी मारने का ट्राई करा होगा ना। अगर आपको वर्ल्ड कप याद है 2023 वाला, इंडिया आई थिंक 239 पे ऑल आउट हो गई थी, वहाँ से भी मैच जीत गई थी इंडिया, इंग्लैंड को रोक दिया था। वहाँ पे रोहित शर्मा ने 87 रन पे आदिल राशिद को अपना विकेट दिया था। वो मारने का ट्राई करा था यार, कि किसी ना किसी बॉलर को तो टारगेट करना ही था ना। तो आदिल राशिद उनको समझ में आ रहा है, हाथ से भी समझ में आ रहा है, पिच से भी समझ में आ रहा है। तो वही होता है, थोड़ा सा ललचाने वाला बॉलर होता है ना आदिल राशिद, तो रोहित शर्मा का थोड़ा भैग जाते हैं, तो मारने के लिए चले गए। पर ओवरऑल मैचअप वाइज कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिचुएशन के ऊपर है कि यार अगर रन्स का प्रेशर आ गया या ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वायर्ड रन रेट हो गई, तो हो सकता है मार भी दे पर अपना विकेट भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने आदिल राशिद और रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर वाली लाइन ड्रॉ करी है, ब्लू लाइन, कि आदिल राशिद से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एरो जो है वो रोहित शर्मा की तरफ है। इसका मतलब कि रोहित शर्मा हाई चांसेस है इस मैचअप में अच्छा कर जाए, पर आदिल राशिद थोड़ा बहुत उनको दिक्कत दे सकता है, जो भी हम पास्ट रिकॉर्ड चेक करें ना उसके बेसिस पे। उसके बाद में जायसवाल को भाई आदिल राशिद से कोई दिक्कत नहीं है। जायसवाल काफ़ी अच्छा खेलता है स्पिन को, चाहे वो कोई भी स्पिनर हो, और अटैक भी काफ़ी अच्छा जायसवाल आदिल राशिद को एक बार करा भी था IPL के अंदर। तो ओवरऑल जायसवाल को कोई दिक्कत नहीं आदिल राशिद से। अब जायसवाल के बारे में देखो शुभमन गिल है, शुभमन गिल आदिल राशिद को पहली बार खेलागा। मतलब मैं भी थोड़ा हैरान हो गया था जब मैं मैचअप ढूंढ रहा था ना कि यार अभी तक खेला ही नहीं आदिल राशिद को, पर ओवरऑल गिल लेग स्पिन को ठीक खेलता है, अटैक भी करता है और अपना विकेट भी देता है। तो हो सकता है आदिल राशिद को ठीक ठाक खेल के अपना विकेट थ्रो कर दे मारने के चक्कर में, यानी अटैक भी कर सकता है आदिल राशिद को और अपना विकेट भी दे सकता है। इसलिए ग्रीन लाइन, जहां जहां ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन का मतलब कि ये पर्टिकुलर बॉलर को एक बैट्समैन अपना विकेट भी दे सकता है और उसको मार भी सकता है। तो गिल ओवरऑल लेग स्पिन को ठीक खेलता है। वैसे कोहली को आदिल राशिद से एज सच कोई दिक्कत नहीं है। पंत ने भाई आदिल राशिद को काफ़ी अटैक करा है, पर ये पास्ट का मैचअप है। अगर आपको लेटेस्ट IPL याद होता है, और वहाँ पे पंत लेग स्पिन को विकेट दे रहा था, लेकिन वहाँ पे पंत उससे आया था इंजरी से, तो होता है ना थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है।
तो ओवरऑल पंत ने पास्ट में काफ़ी अच्छा खेला है लेग स्पिनर्स को। आईपीएल में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई थी, पर आदिल राशिद टाइप के बॉलर को पंत ने काफ़ी अटैक करा है, टेस्ट मैचों में भी मारा है। अय्यर को आदिल राशिद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राहुल पांड्या जडेजा इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, प्रेशर में जडेजा जो होता है ना वो कभी कभी विकेट दे देते हैं लेग स्पिनर को, और ओवरऑल लेग स्पिन को ठीक खेलते हैं, मतलब 140 130 मतलब 130-135 की स्ट्राइक रेट। लेकिन अगर रिक्वायर्ड रन रेट ज़्यादा हो गई, या फिर होता ना कि यार अब तो मानना ही है कि आखिरी के ओवर चल रहे हैं, वहाँ पे मान लो आदिल राशिद आ गया जडेजा के सामने, तो वहाँ पे एक सिचुएशन बन रही है कि वहाँ पे हो सकता है आदिल राशिद विकेट ले ले। पांड्या को आदिल राशिद से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत डिफेंसिवली खेला, इसलिए मैंने ब्राउन लाइन ड्रॉ करी है। तो ओवरऑल देखो, इंग्लैंड के स्पिनर्स में एक ही स्पिनर इंपॉर्टेंट है, वो है आदिल राशिद। तो जैसा आपको दिख रहा है, इंडिया के जो बैट्समैन है ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो लेग स्पिनर से कोई दिक्कत नहीं है आदिल राशिद से। बाकी सिचुएशन के ऊपर है रोहित शर्मा और जडेजा की। बाकी मिडिल ऑर्डर और जो भी टॉप ऑर्डर में गिल जायसवाल है, इन्होंने बहुत अच्छा खेला है लेग स्पिन को। जो रूट से भाई बॉलिंग करवा रहा है ऐसे 20 में, जो रूट पर मुझे लगता नहीं करवाएगा, पर अगर आ गया तो भी आराम से इसको खेल लेंगे। जैकोब भी थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, इससे भी ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं किसी प्लेयर को। लियाम लिविंगस्टोन, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है इंडिया के किसी भी बैट्समैन को। तो आई होप यार इंडिया का मैचअप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि मुझे कमेंट करके ये बताओ, इंडिया के बैट्समैन के में कौन सबसे अच्छा खेलेगा आदिल राशिद को, मतलब सबसे ज़्यादा रन आदिल राशिद पे कौन बनाएगा? आपको क्या लगता है, कमेंट में बताना। तो ये देखो, इंडिया के मैचअप हो गए, अब इंग्लैंड भी खेलने आई है, तो इंग्लैंड के भी मैचअप समझ लेते हैं। तो अब देखो, इंग्लैंड की साइड से सॉल्ट, डकेट ये ओपनिंग करेंगे। सामने इंडिया शमी, अर्शदीप सिंह, पांड्या, ये 3 बॉलर्स हैं, और आखिरी हो गया हर्षित राणा जो स्क्वाड के अंदर है। अब T20I सीरीज़ के अंदर सॉल्ट ने काफ़ी अच्छा भाई शमी को खिला था यार। आखिरी वाला मैच याद हो, 19 बॉल में 51 आई थिंक सॉल्ट ने मार दिए थे। लेकिन मैचअप बहुत कम अवेलेबल है, इसलिए मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं करी। और शमी भी यार थोड़ा रिदम में आ रहे हैं, तो वो वाले शमी नहीं है जो होता है ना, जो हमने 2023 के वर्ल्ड कप में देखा था। तो ओवरऑल इसलिए मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं करी। ये सब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यार ओवरऑल सॉल्ट ने T20I में मारा है, पर शमी इतने ज़्यादा रिदम में नहीं है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि फिर से मार देगा। लेकिन मैचअप भी कोई अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने सॉल्ट के ऊपर पर्पल सर्कल ड्रॉ करा है कि यार इसके ज़्यादा मैचअप अवेलेबल नहीं है। अर्शदीप सिंह ने सॉल्ट को T20I सीरीज़ में 2 बार आउट करा था, हम सब ने देखा था। लेकिन सॉल्ट लेफ्ट आर्म पेसर को ठीक खेलता है, तो अगर अर्शदीप सिंह की जो स्टार्टिंग में बॉल स्विंग होती है ना, अगर सॉल्ट ने उसको निकाल दिया तो फिर ऐसा अर्शदीप से कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्ट को। पांड्या से फिलहाल इतनी बड़ी कोई दिक्कत सॉल्ट को नहीं है, और हर्षित राणा इतनी बड़ी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यार पहली बार खेलेगा, इतना ज़्यादा खेला है नहीं, मैचअप है नहीं, तो दिक्कत कहाँ से होगी। तो ओवरऑल सॉल्ट को इंडिया के पेसर से ना ही ज़्यादा मैचअप अवेलेबल है, और ना ही ऐसा सच कोई, अगर मैं बोलूँ ना, जितना भी मैंने सॉल्ट को देखा है उतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सॉल्ट के मूड पे और बॉल कितनी स्विंग हो रही है, बाउंस कितना है, तो ये पिच के अकॉर्डिंग होगा सॉल्ट का सिलेक्शन। उसके बाद में डकेट, देखो डकेट काफ़ी अच्छा प्लेयर है भाई, ये रन स्कोर कर सकता है। शमी को भी आई थिंक इसने देखो T20I सीरीज़ में भी इसने रन स्कोर करे। पांड्या, अर्शदीप सिंह, शमी, इनको ठीक खेल सकता है डकेट। शमी ने हाल ही में, जैसा आपको पता है यार, एक बार आउट कर दिया था, अगर आपको वो डिसमिसल याद हो ना, डकेट ने जो शॉट मारा था क्या शॉट था, आई थिंक पहली बॉल पे आउट हो गया था ये डकेट, पर वो बॉल उस लेवल की ली थी कि विकेट मिल जाए। लेकिन हाँ, एक बार आउट, पहली बॉल पे आउट हो गया था शमी की, पर ओवरऑल डकेट भी ठीक पिक होगा, ऐसा कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। अब देखो, इंग्लैंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो मैंने ब्लैक अंडरलाइन कर रखा है ना, ब्लैक उसके अंदर ब्लैक कलर के साथ, वो है जो रूट। जो रूट भाई स्पेशल प्लेयर है इंग्लैंड का, फॉर्म में भी चल रहा है, SA20 में भी भाई काफ़ी अच्छी बैटिंग स्ट्राइक रेट कर रहा था। टेस्ट मैचों में भी न्यूजीलैंड के अंदर 100 मारे थे। ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं किसी पेसर से जो रूट को, तो जो रूट हमारा स्पेशल पिक और CVC हो सकता है, CVC में बताऊंगा आगे। तो जो रूट इनका इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ध्यान रखना। अब देखो, हैरी ब्रूक को भी ऐसा किसी पेसर से दिक्कत नहीं है, और जैसा मैंने आपको बताया, हैरी ब्रूक की केवल एक ही प्रॉब्लम है, वो है स्पिनर्स, और खासकर रिस्ट स्पिनर्स। तो पेसर्स के खिलाफ हैरी ब्रूक का ऐसा कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद में बटलर ने भी ओवरऑल सारे पेसर्स को ठीक खेला है। T20I सीरीज में भी यार बटलर बहुत रन बना रहा था, तो ओवरऑल ठीक है बटलर पेसर्स के मामले में। बीथेल नया प्लेयर है, इतने डिटेल में किसी के साथ मैचअप अवेलेबल नहीं है, अच्छा प्लेयर है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है इसकी बैटिंग।
इंडिया के T20I सीरीज में देखो पहली बार आया तो हम पहली सीरीज से जज नहीं कर सकते। ओडीआई के अंदर इसको पूरा चांस मिलेगा, देखते हैं इंग्लैंड वाले इसको ऐड करेंगे नहीं करेंगे। पर इतने सारे राइट हैंडर्स ऑलरेडी इंग्लैंड में है तो मुझे लग रहा है बीथेल होना चाहिए, इसलिए मैंने बीथेल को पिक करा है। पर इसके इतने मैचअप अवेलेबल नहीं है। अगर इंग्लैंड को ऐसा लगता है ना कि यार बीथेल हमको इतना वो नहीं दे रहा वैल्यू, तो जेमी स्मिथ को ऐड कर सकते हैं। जेमी स्मिथ के भी देखो दोनों ही नए हैं, चाहे वो बीथेल हो चाहे वो जेमी स्मिथ हो, दोनों ही नए प्लेयर्स हैं। तो इंग्लैंड किसके साथ जाएगी हमको देखना पड़ेगा, पर दोनों के ऐसे डिटेल में कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है। पर इनको पेसर से भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बीथेल के बाद में देखो लियाम लिविंगस्टोन है। लियाम लिविंगस्टोन मैंने T20I सीरीज में भी आप सबके साथ शेयर करा था कि यार मोहम्मद शमी को लियाम लिविंगस्टोन अच्छी खासी हिट कर सकता है, आईपीएल में करीबी है। उसके अलावा पांड्या को भी ठीक ठाक हिटिंग लियाम लिविंगस्टोन कर सकता है। अर्शदीप से भी मुझे ऐसा कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। हर्षित राणा ने एक बार T20I में आउट कर दिया था, बट बहुत लिमिटेड मैचअप है, तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि यार हर्षित राणा को लियाम लिविंगस्टोन से कोई दिक्कत है, या फिर इन दोनों के बीच में कोई ग्रीन या फिर ब्लू लाइन में ड्रॉ करूँ। तो ये हमको देखना पड़ेगा जब फिर से हर्षित राणा लिविंगस्टोन के सामने आएगा। तो इंग्लैंड को देखो पेसर से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लैंड की हमेशा 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 से एक ही कमजोरी है, वो है रिस्ट स्पिनर्स। तो अब आपको जो स्लाइड दिख रही है वो है इंग्लैंड के बैट्समैन वर्सेस इंडिया के जो स्पिनर्स है ना, स्पेशली रिस्ट स्पिनर्स। और भाई दो दो खेलेंगे, चक्रवर्ती भी और कुलदीप भी है, तो दो दो हैं स्क्वाड के अंदर। तो भैया इंग्लैंड की वोट लगने वाली है अगर ये इन्होंने फिर से कोई दिक्कत करी। तो देखो सबसे पहले मैं आपको इंडिया के जो मेन दो स्पिनर है ना, वरुण और ये कुलदीप यादव, इनके मैचअप पे लेके चलता हूँ। तो देखो सॉल्ट को लेग स्पिन से एज सच कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भी प्रेशर पड़ता है ना रनों का या रन बनाने की ज़रूरत होती है तो कभी कभी सॉल्ट अपना विकेट थ्रो कर देता है। तो इसलिए मैंने वरुण चक्रवर्ती और सॉल्ट के बीच में ब्लू लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद में डकेट का भी सेम रीज़न है। डकेट को भी एज सच कोई वो वाली दिक्कत नहीं है कि यार हाथ से पढ़ नहीं पा रहा, पर हाँ रन्स बनाने के लिए अगर जाएगा तो ये भी थ्रो अपना विकेट लेग स्पिन पे कर सकता है। उसके बाद में देखो जो रूट को किसी भी लेग स्पिनर से एज सच कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को नहीं लगता वरुण चक्रवर्ती एज सच इतनी बड़ी कोई दिक्कत होगा जो रूट के लिए। पर एक बात याद रखना, मुजीब ने जो रूट को बोल्ड कर दिया था, बोल्ड। तो बस अगर मुजीब की होता है ना, मुजीब थोड़ा सा वैसा बॉलर है ना एक्शन वाइज पिक करने लायक कि अगर आपने पिक नहीं करा तो आप आउट हो जाओगे। तो जो रूट वहाँ आउट हो गया था जब वर्ल्ड कप के अंदर जहाँ पे इंग्लैंड हार गई थी अफगानिस्तान से 2023 वाला, वरुण चक्रवर्ती की भी मेन वही है कि यार हाथ से अगर किसी ने पिक नहीं करा तो आउट हो जाएगा। पर ओवरऑल जो रूट को एज सच कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। हैरी ब्रूक को भाई चक्रवर्ती के साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। T20I सीरीज में देखा ही होगा 3-4 बार लगातार आउट करा है। तो इसलिए मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है हैरी ब्रूक और चक्रवर्ती के बीच में। बटलर को भी चक्रवर्ती ने 3 बार आउट करा था, पर 2 बार तो आप अनलकी डिसमिसल बोल सकते हो। ओवरऑल बटलर ने चक्रवर्ती को काफ़ी ठीक खेला है, तो इसलिए मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ करी है जिसका एरो बटलर की तरफ है। यानी अगर मैच होता है तो हाई चांसेस है बटलर रन भी स्कोर कर सकता है चक्रवर्ती के ऊपर, विकेट भी दे सकता है चक्रवर्ती को। ग्रीन लाइन का मतलब यही हुआ ना कि विकेट भी दे सकता है और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन भी स्कोर कर सकता है। लेकिन ओवरऑल मैचअप बटलर के फेवर में, जितना भी मैंने समझा ना इनके मैचअप को, अगर मैं मैचअप वाइज समझूं कि नॉर्मल कंडीशन है, अगर ऐसा होता है कि यार पिच थोड़ी सी टर्निंग वाली हो जाती है तो डेफिनेटली चक्रवर्ती की तरफ एडवांटेज चला जाएगा। पर अगर नॉर्मल पिच रहती है तो बटलर अपना विकेट दे भी सकता है, जैसा हमने T20I सीरीज में देखा, रन्स भी मार सकता है क्योंकि बटलर ने रन्स भी मारे चक्रवर्ती के ऊपर, आईपीएल में भी मारे। इसलिए मैंने एरो बटलर की तरफ रखा है अगर नॉर्मल कंडीशन हुई। उसके बाद में जेको बीथल को लेग स्पिनर से ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, पर वरुण के सामने पहली बार खेलेगा, ज़्यादा खेला नहीं है। और लियाम लिविंगस्टोन को भाई देखो वरुण चक्रवर्ती ने आउट करा है, रन्स भी नहीं बनाने दिए। पर ओवरऑल पता है लिविंगस्टोन लेग स्पिनर्स को थोड़ा रिस्पेक्टफुली खेलता है, इसलिए मैंने ब्राउन लाइन ड्रॉ करी है। क्योंकि सिंगल डबल करके लिविंगस्टोन ट्राई करता है लेग स्पिनर को खेलने का, डॉट बॉल सिंगल डबल, तो स्ट्राइक रेट कम ही रहता है 100 या 100 के नीचे। लेकिन वरुण चक्रवर्ती को भाई T20I सीरीज में हिट भी नहीं कर पा रहा था लिविंगस्टोन और आउट भी हुआ है, इसलिए मैंने एरो वरुण चक्रवर्ती की तरफ रखा है। तो ओवरऑल लिविंगस्टोन के सामने अगर वरुण चक्रवर्ती आया, या तो वरुण चक्रवर्ती डोमिनेट करेगा जैसा एरो हमको शो करा है, यानी वरुण चक्रवर्ती डोमिनेट कर सकता है फिर से लिविंगस्टोन को, या फिर लिविंगस्टोन वही सिंगल डबल में अपना गेम चलाएगा डॉट बॉल के साथ। तो ओवरऑल देखो वरुण चक्रवर्ती ब्रूक को बहुत गंदा फंसा रहा है। बटलर डोमिनेट मतलब बटलर इसको ठीक ठाक निकाल सकता है, हाई चांसेस है बटलर खेल जाए। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने T20I सीरीज में काफ़ी आउट करा, पर ये ODI सीरीज है तो यार ODI में काफ़ी टाइम मिलेगा कि मान लो किसी बॉलर
से दिक्कत है ना किसी बैट्समैन को, तो T20 में तो मारना पड़ेगा, पर ओडीआई के अंदर हो सकता है उसको निकाल दे। तो वरुण के देखो मेजर थ्रेट हो गए, एक ही मेजर थ्रेट है ब्रूक, दूसरा हो गया बटलर, अगर थोड़ा सा स्पिन विन हुई, रनों का प्रेशर अगर पड़ गया, सॉल्ट अगर रन्स का प्रेशर या फिर बनाने का या फिर रिक्वायर रन रेट का प्रेशर आ गया, डकेट अगर वो देखो डकेट को कोई दिक्कत नहीं है लेग स्पिन बॉलिंग टाइप से, पर वो होता है ना रन्स बनाने के लिए जाता है तो वहां पे वो विकेट कभी कभी दे देता है, इसलिए डकेट और वरुण के बीच में ब्लू लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ करी है। वरुण के बाद में कुलदीप, कुलदीप लिविंगस्टोन को भाई डोमिनेट करता है, लिविंगस्टोन लेफ्ट आर्म चाइना मैन को नहीं समझ पाता, इसलिए मैंने कुलदीप और लिविंगस्टोन के बीच में ब्लू लाइन ड्रॉ करी और एरो कुलदीप यादव की तरफ है, यानी इस मैचअप में डोमिनेट कुलदीप यादव ने करा है। बटलर लेफ्ट आर्म चाइनामैन को ठीक खेल लेता है, ठीक ठाक खेल लेता है, ऐसा जितनी बड़ी वाली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बॉल स्पिन हुई तो भाई बटलर की भी कुलदीप यादव फिर इसका भी विकेट ले लेगा, बटलर का भी। अब बटलर के ऊपर देखो ब्रूक है, ब्रूक रिस्ट स्पिनर्स को बहुत वो वैसा खेलता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता बॉल यहाँ जा रही है कि वहाँ जा रही है, इसलिए मैंने रेड लाइन ड्रॉ करी है। रूट को कोई दिक्कत नहीं कुलदीप यादव से। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुना, बेन डकेट बहुत गंदा फंसता है लेफ्ट आर्म चाइनामैन पे, 7 पारियों में बेन डकेट 6 बार आउट हुआ है लेफ्ट आर्म चाइनामैन पे, और उनके अंदर से 3 से 4 बार तो ठीक विकेट पे भी इसने विकेट दे दिया लेफ्ट आर्म चाइनामैन को, यानी ठीक पिच थी, पिच में इतना बड़ा कोई स्पिन भी नहीं था तब भी विकेट दे दिया। तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन सबसे बड़ी दिक्कत है बेन डकेट के लिए, इसलिए मैंने कुलदीप यादव और बेन डकेट के बीच में रेड लाइन ड्रॉ करी है, तो इसको ध्यान से समझना। वरुण चक्रवर्ती अगर रनों का प्रेशर होता है ना, रन बनाने के चक्कर में गया तो हो सकता है वरुण को प्रेशर के कारण आड़ा टीट से शॉट मार दे तो विकेट दे दे, पर कुलदीप यादव इसका विकेट अपनी कैपेबिलिटी पे भी निकाल सकता है। सॉल्ट के साथ देखो, सॉल्ट ने लेफ्ट आर्म चाइनामैन को ओवरऑल अपने करियर में काफ़ी ठीक खेला है, चाहे वो नूर अहमद हो, शमशी को भी ठीक था, मतलब ओवरऑल ठीक खेला है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर विकेट पे थोड़ा बहुत भी स्पिन हुआ तो सॉल्ट को भी कुलदीप यादव फर्रा कर सकता है, मतलब चलता कर सकता है। तो कुलदीप का थ्रेट देखो, डकेट है, ब्रूक है, लोअर ऑर्डर के अंदर लियाम लिविंगस्टोन है, और लोअर ऑर्डर के अंदर बॉलर्स भी होते हैं, तो लेग स्पिन को हो सकता है, फिर लेग स्पिन में फिर वो आ जाएगा, अगर मान लो ऐसा होता है ना लोअर ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है इंग्लैंड का, तो फिर वो लग जाएगा कि यार पहले विकेट कौन निकालता है, वरुण चक्रवर्ती निकालेगा या कुलदीप यादव निकालेगा, क्योंकि फिर दोनों ही निकाल सकते हैं। तो देखो इंग्लैंड के ऊपर बहुत बड़े थ्रेट हैं कि यार कौन स्पिनर ज़्यादा विकेट किसको, अब पता है अब ऐसा हो रहा है कि इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो किस स्पिनर को ज़्यादा विकेट देंगे, मुझे वो कमेंट करके बताओ, क्या वरुण चक्रवर्ती को ज़्यादा विकेट मिलेंगे इस मैच के अंदर, या कुलदीप यादव को ज़्यादा विकेट मिलेंगे, या फिर दोनों को बराबर विकेट मिलेंगे, तो कमेंट करके बताओ। तो अगर आपने इंग्लैंड का मैच अब ध्यान से समझा होगा तो मैंने आपको देखो इसलिए बता रहा हूँ, इंग्लैंड इसलिए स्पिनर्स पे कच्ची है हो, तो यार जिसने भी वीडियो अभी तक देखी ना तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मेरे को बताना ज़्यादा विकेट कौन निकालेगा, वरुण कि ये कुलदीप यादव। अक्षर पटेल का ओवरऑल एज सच कोई वो वाला मैचअप नहीं है, सॉल्ट अक्षर पटेल से देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है सॉल्ट को, T20I में भी अगर आपने देखा होगा ना वो बोल्ड हो गया था, पढ़ नहीं पाया था अक्षर पटेल को, और लोअर ऑर्डर में एज सच इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, सारे सब ने उसको डिफेंसिवली खेला है अक्षर पटेल को। उसके बाद में वॉशिंगटन सुंदर का एज सच कोई मैचअप अवेलेबल नहीं है, और ओवरऑल इंग्लैंड के प्लेयर राइट टर्म ऑफ स्पिन को ठीक ठाक निकाल देंगे। अब सीवीसी ऑप्शन में देखो सबसे पहला ऑप्शन जिसको सब लोग करेंगे वो हार्दिक पांड्या, बैटिंग बॉलिंग से वैल्यू है, पर अगर हार्दिक पांड्या आपको लग रहा है बैटिंग से परफॉर्म करेगा तभी सीवीसी ट्राई करना, बॉलिंग वाइज में श्योर नहीं हूँ कि यार होता ना कि यार बॉलिंग के दम पे सीवीसी हार्दिक पांड्या अच्छे पॉइंट्स दे देगा, बैटिंग अगर आपको लग रही है कि बैटिंग से भी 20-25 रन बनाएगा, 20-25-30 रन, तभी सीवीसी करना हार्दिक पांड्या को। उसके बाद में देखो इंग्लैंड की साइड से अगर मैं आपको बताऊं तो जो रूट एक इकलौता प्लेयर है जिसको आप सीवीसी ट्राई कर सकते हो, फॉर्म में भी है, स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को ठीक खेल रहा है, तो जो रूट मेरा वो प्लेयर होगा जिसको मैं इंग्लैंड से ट्राई कर सकता हूं। अगर इंग्लैंड से किसी को ट्राई करना है तो बेरिडन कार्ड्स को भी आप ट्राई कर सकते हो, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकंड हो, बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ से वैल्यू बेरिडन कार्ड्स की आ रही है। इंडिया में हार्दिक पांड्या मैंने आपको बता दिया, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, इन दोनों का भी आप सीवीसी प्लेयर ट्राई कर सकते हो, या फिर इन दोनों में से किसी को भी सीवीसी कर सकते हो, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स इन दोनों पे ही फंस रहे हैं भाई, जैसा हमने मैचअप में देखा ना। तो ओवरऑल इंडिया की साइड से विराट कोहली को भी हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यार बीजीटी के बाद विराट कोहली का एक वो आया था जिसे बोलते हैं ना थोड़ा सा लो फेस हुआ है, पर हमको पता है जब विराट कोहली का लो फेस होता है ना उसके बाद से फिर रन ही रन आते हैं। तो विराट कोहली, जो रूट, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, बेरिडन कार्स, ये 6 वो प्लेयर्स हो गए
जिनको हम सीवीसी ट्राई कर सकते हैं इस मैच के अंदर। अब अगर स्पिन विकेट हुई तो कुलदीप यादव, उसके बाद में वरुण चक्रवर्ती, ये हो गए अच्छे मतलब सीवीसी ऑप्शन, क्योंकि स्पिन विकेट में इन्हीं को विकेट मिलेंगे। थोड़ी सी पेस वाली विकेट हुई तो बेरिडन कार्स को हम ट्राई कर सकते हैं, बैटिंग से वैल्यू है, बॉलिंग से भी विकेटें निकाल रहा है। तो ये 6 सीवीसी हैं। इसके अंदर कॉमन हार्दिक पांड्या है, जो रूट है, और विराट कोहली को भी लोग करके आएंगे, तो ये तीनों के कॉमन। थोड़े से लोग जो T20 सीरीज़ के ऊपर सीवीसी अपने चूज़ करेंगे तो वो वरुण चक्रवर्ती को चूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये 6 ही ठीक लगे यार, ठीक ठाक सीवीसी पिक्स। अगर कुछ अलग ट्राई करना है जीएल में तो आप बेन डकेट को भी ट्राई कर सकते हो, पर स्मॉल लीग के हिसाब से या फिर अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हो तो उसमें भी इनका काम हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिक वो हो जाएगा बेन डकेट, कि यार कुछ ट्राई करना है तो बेन डकेट को कर लिया। जायसवाल अगर खेल रहा है तो जायसवाल को कर लिया, जायसवाल की श्योरिटी नहीं है खेलेगा नहीं खेलेगा। शुभमन गिल खेल रहा है तो शुभमन गिल को कर लिया। ये हो गए थोड़े से वो वाले क्या बोलते हैं ग्रैंड लीग के हिसाब से, बस स्मॉल लीग के हिसाब से इसमें काम चल जाएगा। तो इस मैच के लिए देखो मेरी बेस टीम ये होगी, रूट, कोहली और रोहित शर्मा, ये तीन तो बैटिंग सेक्शन में फिक्स होंगे मेरी टीम के अंदर, चाहे वो स्मॉल लीग हो चाहे वो कोई भी टीम हो, ये मैं लेके जाऊंगा भाई, इन तीनों का अच्छा रोल बन रहा है। विकेट कीपिंग सेक्शन से ऋषभ पंत मेरी टीम में मस्ट पिक होगा, ऑलराउंडर सेक्शन से हार्दिक पांड्या मेरी टीम में होगा, बॉलिंग सेक्शन से कुलदीप यादव, बेरिडन कार्स, और अगर वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव दोनों खेल रहे हैं ना तो मैं दोनों को ट्राई करूंगा। तो वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप, बेरिडन कार्स, हार्दिक, रूट, कोहली, रोहित और पंत, ये 8 प्लेयर तो भाई मेरी बेस टीम का स्मॉल लीग की हिस्सा होंगे। बाकी जो 3 प्लेयर हैं, या फिर मान लो वरुण और कुलदीप में से किसी एक को खिला रहे हैं, तो बाकी जो भी प्लेयर बच गए वो मैं सिचुएशन के ऊपर चूज़ करूंगा। जो ये है फिल सॉल्ट है, इसको हम बैटिंग सेकंड में ट्राई कर सकते हैं। बटलर के ऊपर डाउट रहेगा कि यार अगर विकेट थोड़ी बहुत भी स्पिन होने लग जाएगी ना, तो वरुण चक्रवर्ती अगर खेल रहा है और कुलदीप यादव दोनों साथ में खेल रहे हैं तो दिक्कत बटलर को आ सकती है। तो ओवरऑल जोफ्रा आर्चर बॉलिंग फर्स्ट में हम ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में जिसको मार्क वुड पे रिस्क लेना वो मार्क वुड ट्राई कर सकता है। मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह अगर ट्राई करने तो बॉलिंग फर्स्ट में बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे हमारे लिए। तो जो भी मेरी फाइनल टीम होगी वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मेरी मिनी जीएल की और जीएल की टीम्स होती हैं, अगर मैं खेल रहा हूँ कोई भी मैच तो वो टेलीग्राम के जो भी मेरे चैनल्स हैं ना वहाँ पे फ्री आती हैं। जो भी मेरी स्मॉल लीग की बेस टीम होती है वो मेरे मेन टेलीग्राम जो हमारा चैनल है जिसका लिंक नीचे है वहाँ पे भी फ्री आ जाएगी। अब आप में से जिनको मेरी डायरेक्ट टीम चाहिए, चाहे वो स्मॉल लीग की हो, चाहे अगर आप में से कोई लोग ट्रेनिंग मेरे साथ करना चाहते हैं फैंटेसी क्रिकेट की, तो वो मेरे रिग्गी वाले टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी केवल 155 रुपये में वो ऑफर चल रहा है 27 दिनों वाला। ये 12 फरवरी से पहले तक का है। 12 फरवरी के बाद में अगर कोई भी सब्सक्राइब करेगा तो उसको महीने के 550 रुपये उसका चार्ज लगेगा। अभी ऑफर 155 में चल रहा है। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो मेरी डायरेक्ट स्मॉल लीग टीम में, फुल स्मॉल लीग टीम में, तो वो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी जीएल, मिनी जीएल और मेरी स्मॉल लीग की बेस टीम वो फ्री आएगी। और टेलीग्राम लाइव जरूर ज्वाइन करना है यार, हम टेलीग्राम लाइव करते हैं हर इंपॉर्टेंट मैच से पहले, तो टेलीग्राम लाइव जरूर ज्वाइन करना, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो अब देखो 12 बजे हमारी टेलीग्राम लाइव स्टार्ट करेंगे, तो 12 सवा 12 के आसपास मान लो टेलीग्राम लाइव स्टार्ट कर देंगे। टॉस 1 बजे टॉस हो जाएगा, तो टॉस के टाइम टेलीग्राम पे मैं आपसे मिलूंगा। उसके बाद में आपको कंडीशन देखेंगे, क्या पिच रिपोर्ट है, कौन खेल रहा है, कैसा वेदर है, तो वो सारी मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो यार उम्मीद करता हूँ हम सबको ये मैच काफ़ी ज़्यादा हमको विन करवाए। वैसे हम इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो यार कुछ ना कुछ तो भला किसी का होगा। तो ठीक है, आप में से जो भी अभी तक देख रहा है तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऑल द बेस्ट हम सबको इस मैच के लिए, पक्का जीतेंगे। हाँ।